अस्सलाम वालेकुम क्लास। लास्ट लेक्चर में हमने सरफेस एरिया के बारे में पढ़ा था। ठीक है, सरफेस एरिया जो है किसी भी चीज़ की लेंथ एंड विड्थ डिफ़ाइन करेंगे, लेंथ एंड विड्थ मेजर करेंगे तो सरफेस एरिया आ जाएगा। ठीक है, अब हमें डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में सरफेस एरिया निकालना है, डिफरेंट तरीके के। अब उसमें रेगुलर ऑब्जेक्ट्स आ जाते हैं, इर्रेगुलर ऑब्जेक्ट्स आ जाते हैं, सर्कुलर ऑब्जेक्ट्स आ जाते हैं। ठीक है, रेगुलर सर्कुलर एंड इरेगुलर शेप ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, रेगुलर के लिए तो रेगुलर ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं जिनकी फिक्स शेप होती है, यानी वो कोई अलग कोई भी शेप नहीं होती, उनकी एक ख़ास किस्म की शेप होती है जिससे हम उनको पहचान सकते हैं। जैसे ट्रायंगल है, हमें पता है ट्रायंगल जो है त्रिकोण होता है, ऊपर से पॉइंटेड होता है, नीचे से फैला हुआ होता है। हमें पता है स्क्वायर के 4 कॉर्नर्स होते हैं। ये सब रेगुलर शेप ऑब्जेक्ट्स हैं, इनके सरफेस एरिया निकालना बहुत ज़्यादा आसान होता है। आपने उसकी लेंथ निकाली, विड्थ निकाली, आपके पास सरफेस एरिया आ गया। ठीक है जी। अब जो है सर्कुलर ऑब्जेक्ट्स की आप कैसे निकालेंगे? सर्कुलर मतलब जो गोल है, आपको जो है आप क्या करेंगे, उसका एक फार्मूले से निकालेंगे जो कि पाई आर स्क्वायर है। आर स्क्वायर यहाँ पे क्या है, ये सिंबल जो नज़र आ रहा है ये पाई कहलाता है। इसकी एक ख़ास वैल्यू होती है, जैसे 3.14 होती है। ठीक है, आर स्क्वायर जो है यहाँ पे रेडियस है, रेडियस का स्क्वायर, यानी रेडियस को 2 दफ़ा लें। ठीक है जी, रेडियस क्या है, हाफ ऑफ द डायमीटर का हाफ। ये देखें रेडियस है, डायमीटर जो है ये पूरा हो जाएगा यहाँ से यहाँ, और रेडियस उसका हाफ। पाई को आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास सरफेस एरिया ऑफ सर्कुलर ऑब्जेक्ट्स आ जाएंगे। ठीक है, इरेगुलर ऑब्जेक्ट्स का कैसे आएंगे? इरेगुलर ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनकी कोई ख़ास शेप नहीं होती, हम किसी भी तरीके से होते हैं वो। जैसे बटरफ्लाई है, उसका कोई ख़ास शेप नहीं है। अब बटरफ्लाई में आपके पास हर तरीके के शेप होंगे। आपके पास देखें बनावट ट्रायंगल भी आ रहा है, इसमें रेक्टेंगल भी आ रहा है, इसमें सब तरीके इससे हर तरीके के शेप्स आ रहे हैं। ठीक है, अब आप इसका सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे? अब हर शेप जो इसमें मौजूद है, ट्रायंगल है, रेक्टेंगल है, हर किसी का अलग अलग सरफेस एरिया निकालेंगे। जैसे ट्रायंगल का पहले आप सरफेस एरिया निकालेंगे, वैसे ही लेंथ और विड्थ को निकालेंगे। फिर आप जो है क्या बोलते हैं, रेक्टेंगल का सरफेस एरिया निकालेंगे, दोनों को सम अप करेंगे तो आपके पास एक विंग के हाफ, यानी एक ये पूरा विंग है, इसका हाफ का आपके पास सरफेस एरिया आ जाएगा। फिर इसी तरह आप उसी विंग के हाफ का भी सरफेस एरिया निकालेंगे। उसके अंदर जो ये ट्रायंगल, ये जो दिख रहा है आपको ट्रायंगल, और ये दूसरा जो शेप है वो दिख रहा है, इसका सरफेस एरिया दोनों का निकाल के दोनों को सम अप करेंगे। फिर ऊपर वाले से इसका सम अप करेंगे, सबको सम करते जाएंगे। फॉर टोटल सरफेस एरिया मालूम करने के लिए इरेगुलर शेप ऑब्जेक्ट्स का। ठीक है, अच्छा जी, ये हो गया है सरफेस एरिया। अब आपके पास आता है टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या होता है? टेम्परेचर को डिफ़ाइन करने के लिए बहुत सारी डेफिनेशन है, जिनमें से दो तीन डेफिनेशन होती हैं, जिसमें से दो बताऊंगी मैं आपको। ठीक है, टेम्परेचर क्या होता है? थर्मल स्टेट बताती है, किसी भी ऑब्जेक्ट की थर्मल स्टेट बताती है। थर्मल स्टेट क्या मतलब है कि उसकी बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर क्या है, उसके अंदर का टेम्परेचर क्या है, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट कितना हॉट है या कितना कोल्ड है। इसको इंग्लिश में अगर बोलें, इसकी डेफिनेशन बोलें तो डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस, कि भी चीज़ कितनी ठंडी है कितनी गर्म है। फॉर एग्जांपल आपके पास एक आ गया है वाटर आ गया है, को, कोई एक ठंडा है और एक गर्म है, तो अगर कितना ठंडा है हमें बताना है तो हम टेम्परेचर से मेजर करके बताते हैं। हाँ, ये इतना इतना ठंडा है, 30 डिग्री सेल्सियस है या 30 केल्विन है। इस तरीके से हम बताते हैं। अब केल्विन और सेल्सियस क्या है ये मैं आपको बताती हूँ। केल्विन एंड सेल्सियस क्या होते हैं? केल्विन जो है इंटरनेशनल एसआई यूनिट होती है टेम्परेचर की। ठीक है, एसआई सिस्टम में केल्विन जो है टेम्परेचर की यूनिट होती है।
हम एसआई सिस्टम में टेम्परेचर को केल्विन की मदद से केल्विन लगा के बताते हैं, ठीक है। दूसरी यूनिट्स भी होती है, जैसे यहाँ लिखा हुआ डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट ये दो और यूनिट्स हैं जो एसआई सिस्टम में नहीं होती, लेकिन ये भी यूज़ की जाती है, ठीक है जी। ये हो गया केल्विन, ये केल्विन हो गया, ये डिग्री सेल्सियस हो गया, ये फ़ारेनहाइट हो गया, ये 3। अच्छा, अब जो है एक और डेफिनेशन आती है टेम्परेचर की हमारे पास, यहाँ देखिए आप। अच्छा, हम एक और डेफिनेशन कैसे डिफाइन करते हैं? एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल मॉलिक्यूल्स इन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड टेम्परेचर। अच्छा, अब इसको हम डिफ़ाइन कैसे करेंगे? अब आप लोग गौर से सुनिएगा, ठीक है। हमारे पास, जैसे आपको पता है, एक मैटर है, कोई ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर नन्हे नन्हे से पार्टिकल्स होते हैं। पार्टिकल्स कह लीजिए, मॉलिक्यूल्स कह लीजिए, एटम्स कह लीजिए। आपको पता है कोई भी चीज़ मिलके एटम से मिलके बनी है, ठीक है। ये एटम्स या मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स कुछ एक तरीके की हरकत में होते हैं, ये मूव कर रहे होते हैं। और ये मूव किस तरीके से कर रहे होते हैं, मूव किसकी मदद से कर रहे होते हैं? कुछ ना कुछ इनके पास एनर्जी होती है, ठीक है। आपको पता है आप भी मूव बगैर एनर्जी के, आप एक जगह से दूसरी जगह, आप भी एक ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है। आप एक इंसान एक ऑब्जेक्ट है, वो बगैर एनर्जी के मूव नहीं कर सकता, ठीक है। इसी तरीके से ये पार्टिकल्स भी अपने अंदर कुछ एनर्जी रखते हैं, जिसकी वजह से ये मूव कर रहे होते हैं, हल्का हल्का मूव कर रहे होते हैं, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट पर। अब क्या होगा कि ये जो मूवमेंट की वजह से इनके अंदर एनर्जी है, उसको क्या कहा जाता है? काइनेटिक एनर्जी। मूवमेंट की वजह से पार्टिकल्स, मॉलिक्यूल्स या एटम्स के, इसको काइनेटिक एनर्जी कहा जाता है। अच्छा जी, ये हो गई काइनेटिक एनर्जी की बात। अब जो टेम्परेचर में काइनेटिक एनर्जी को कैसे डिफाइन करते हैं? एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल मॉलिक्यूल्स इन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड टेम्परेचर। एवरेज क्या है? एवरेज हम लोग किस तरीके से निकालते हैं, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल मॉलिक्यूल्स को आपने सम अप करा, मतलब जितने भी हर एक पार्टिकल की अलग काइनेटिक एनर्जी होगी, इसकी अलग 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 होगी। अब जो जो इनकी अलग अलग काइनेटिक एनर्जी है वो यहाँ पे लिख दी और सम कर दी, ठीक है। अब टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो इनके अंदर मौजूद है, जो जिसके ऑब्जेक्ट में, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, वैसे तो बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे, लेकिन यहाँ पे मैंने आपको डिफ़ाइन करने के लिए सिर्फ 5 बनाए हैं। 1 2 1 मिनट 1 2 1 2 3 4 5। अब ये 5 को आप काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल मॉलिक्यूल्स को 5 से डिवाइड कर देंगे, जितने भी पार्टिकल्स हैं उनको 5 से डिवाइड कर देंगे, यानी काइनेटिक एनर्जी आपने हर पार्टिकल की अलग अलग निकाली, काइनेटिक एनर्जी को सम करा और उसके डिवाइड में क्या लिखा है, जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वो लिख दिया आपने, ठीक है, नीचे। अब इसको डिवाइड करेंगे, जो भी आएगा वो एवरेज काइनेटिक एनर्जी कहलाएगी। अब ये एवरेज काइनेटिक एनर्जी क्या है? ये ही हमारा टेम्परेचर है। इसको हम इस तरीके, टेम्परेचर को दूसरे लफ्ज़ों में इस तरीके से भी डिफ़ाइन कर सकते हैं, ठीक है जी। इसकी 2 यूनिट्स होती है, मैंने इनकी 2 डेफिनेशन मैंने आपको बता दी। डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस इज़ कॉल्ड टेम्परेचर, और एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल मॉलिक्यूल्स इन एन ऑब्जेक्ट इज़ कॉल्ड टेम्परेचर। ये 2 डेफिनेशंस जो हैं, 2 तरीके से हम टेम्परेचर को डिफ़ाइन करते हैं, ठीक है। यूनिट्स आपको पता है, यूनिट्स एसआई सिस्टम में केल्विन है, ठीक है। और दूसरी यूनिट्स भी होती हैं इसकी, डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट। और इसको टेम्परेचर को मेजर किससे करते हैं हम लोग? थर्मामीटर से। अच्छा, अब इस बात पर आइए, ये देखिए ये जो लिखा हुआ है ना। अच्छा भाई, ये बात याद रखें कि अमाउंट ऑफ मैटर पर डिपेंड नहीं करता टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ मैटर। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास एक ग्लास में वाटर है। अब आप उसको दो ग्लास में डिवाइड कर देंगे, 2 ग्लास में डिवाइड कर देंगे। अब जो हाफ एक, पहले आपके पास फुल ग्लास ऑफ वाटर था, उसका टेम्परेचर 60 डिग्री था, ठीक है, 60 डिग्री था, आपने इमेजिन। अब आपने इसको हाफ डिवाइड कर दिया हाफ में, तो उन हाफ का भी 60 ही होगा। ये नहीं कि हाफ
अगर आपने वाटर मैटर को हाफ़ कर दिया, यानी पानी को हाफ़ कर दिया है एक गिलास में और दूसरे गिलास में हाफ़ कर दिया है, तो उसका टेम्परेचर भी हाफ़ हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि हाफ़ गिलास का 30 हो जाएगा और हाफ़ गिलास का 30 नहीं, एक गिलास जो कि हाफ़ हुआ है, हाफ़ वाटर है, उसका भी 60 होगा और दूसरा गिलास जिसमें हाफ़ ऑफ वाटर है उसका भी 60 होगा। ये नहीं कि टेम्परेचर हाफ़ हो जाएगा, नहीं, टेम्परेचर उतना ही रहेगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा।